हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल SKGS क्लासेस में एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, यूपी PSC PCS प्रैक्टिस सीरीज 2021 को कंटिन्यू रखते हुए हम आज टेस्ट 4 देखेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह के शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, हर पतंग जानती है कि मुझे एक दिन कूड़े में जाना है। हर पतंग जानती है कि मुझे एक दिन कूड़े में जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे आसमां छू के दिखाना है। आइए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी गायरोस्कोप या फिर ऑप्शन डी काइमोग्राफ। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पॉलीग्राफ। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र। वहीं काइमोग्राफ की बात करें तो काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? ऑप्शन ए अशोधित जन्म दर, ऑप्शन बी अशोधित मृत्यु दर, ऑप्शन सी प्रव्रजन या फिर ऑप्शन डी विवाह। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल सी, ऑप्शन सी बी और डी या फिर ऑप्शन डी ए और बी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालते हैं। जनसंख्या की वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बचे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बराबर होता है जन्म माइनस मृत्यु। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, डिजी लॉकर सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तहत एक पहल है? डिजी लॉकर सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तहत एक पहल है? ऑप्शन ए देखो अपना देश कार्यक्रम, ऑप्शन बी कौशल भारत, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा कार्यक्रम या फिर ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजी लॉकर सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक पहल है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका डिस्क्रिप्शन है, डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक पहल है। इस पहल के तहत नागरिक डिजिटल प्रारूप में प्रमाणिक दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1999 या फिर ऑप्शन डी 2000। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1999। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI की स्थापना 1999 में की गई थी।
इस प्रश्न के डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI की स्थापना 1999 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और यह एक वैधानिक निगम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूपी सरकार द्वारा मिशन किसान कल्याण शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, ऑप्शन बी 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी अनुदानित उर्वरक प्रदान करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, यानी कि यूपी सरकार द्वारा मिशन किसान कल्याण जो शुरू किया गया है उसका उद्देश्य है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालते हैं। मिशन किसान कल्याण के उद्देश्य, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों को संतुलित तरीके से उर्वरक का उपयोग करके कृषि की लागत को कम करने के बारे में जागरूकता पैदा करना होगा। बढ़ते हैं आज के छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन बी गाजियाबाद में, ऑप्शन सी रमाबाई नगर में, या फिर ऑप्शन डी नोएडा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नोएडा में। बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पर। आज का 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी TN सिंह, ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी, या फिर ऑप्शन डी राम नरेश यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी, यानी नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि ये इस प्रश्न में नहीं पूछा जा रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी डॉक्टर बिमल जलान, या फिर ऑप्शन डी P चिदम्बरम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत यानी पायनियर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 से माना जाता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे, परिणामतः उन्हें ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में वरिष्ठ आय निर्भरता अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। ऑप्शन ए 14.14%, ऑप्शन बी 14.1%, ऑप्शन सी 14.2%, या फिर ऑप्शन डी 14.3%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14.2%, यानी भारत में वरिष्ठ आय निर्भरता अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2% है। बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न पर। आज का 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिकन संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस यानी जिसे पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था के संविधान से, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, यानी जो मूल कर्तव्य है वो मूलतः जो संविधान अंगीकृत किया गया था उसका भाग नहीं है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद का में समामेलित किया गया। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रावृत्त किया गया? ऑप्शन ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। यानी संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा प्रावृत्त किया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रावृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। आइए बढ़ते हैं आज के 12वें प्रश्न पर। आज का 12वां प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या फिर ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। यानी भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी किस अधिनियम द्वारा? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की व्यवस्था की गई। ऊपरी सदन जो था उसे क्या कहा जाता था? तो राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था। और उसके साथ और उसके सदस्यों और उसके सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन जो था वो क्या कहलाता था? केंद्रीय विधानसभा, अंग्रेजी में बोलेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो धारा 19 थी उसके तहत 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित होते थे तथा 40 मनोनीत होते थे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय पार्क दिया गया है और राज्य दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है दाचीगाम, जिसके सामने है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी में दिया गया है पापी कोंडा, उसके सामने दिया गया है जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन सी में दिया गया है सरिस्का और उसके सामने दिया गया है राजस्थान। डी में दिया गया है बांदीपुर और उसके सामने दिया गया है कर्नाटक। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी मैच करना है और नीचे जो कूट दिया गया है इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो दाचीगाम कहाँ है? तो दाचीगाम की अगर बात करें तो दाचीगाम है जम्मू एवं कश्मीर में। और पापी कोंडा, तो पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है पापी कोंडा? आंध्र प्रदेश। पापी कोंडा का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है। वहीं अगर बात करें सरिस्का की, तो सरिस्का कहाँ है? सरिस्का राजस्थान में है। और बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। इस प्रकार 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? जो फ्रांसीसी थे वो दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था। ऑप्शन बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन सी भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे या फिर ऑप्शन डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पर एक नज़र डालते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमज़ोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ऑप्शन ए है नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम। ऑप्शन बी सूरत, भरूच, आगरा। ऑप्शन सी है कोचीन, अहमदाबाद, पटना। या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी डचों ने नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी स्थानों पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसके डिस्क्रिप्शन दिया गया है, भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण आर दिया गया है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में दिया गया है, कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन से देखते हैं। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय सनसनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी अहिछत्र में, ऑप्शन सी नोह में या फिर ऑप्शन डी लाल किला में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हस्तिनापुर में। यानी गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। आइए इसका डिस्क्रिप्शन से देखते हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ऑप्शन बी, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। या फिर ऑप्शन डी, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। जबकि आइए इसका डिस्क्रिप्शन से देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है।
भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। आज का 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी गंगा क्षेत्र, या फिर ऑप्शन सी असम क्षेत्र, ऑप्शन डी मध्य भारत क्षेत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र। इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शंस देखते हैं। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी एक प्रवाल द्वीप के लिए, या फिर ऑप्शन डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, यानी केरल का जो कुट्टानाड या कुट्टानाडु है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, यानी कुट्टानाड को केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। जो कुट्टानाड है वो सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी GIAS घोषित किया गया है। यानी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड को क्या घोषित किया गया है? वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAS घोषित किया गया है। आज के सेशन में मित्रों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।